नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने वरक की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत वरक की आंतरिक संरचना को हमने दो भागों में बांटा था। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि भीतरी भाग को मध्यांश या मेडुला कहा जाता है। इन दोनों के विषय में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम नेफ्रॉन के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 12th क्लास के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अलावा रीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रॉन या वरक नलिका। प्रत्येक वरक में 10 से 12 लाख महीन कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को वरक नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। ये आपके नेफ्रॉन की डेफिनेशन हो गई कि प्रत्येक वरक में 10 से 12 लाख महीन कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को वरक नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि वरक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 10 से 12 लाख नेफ्रॉन है प्रत्येक वरक के अंदर पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ वो गुलित अवस्था में पाए जाते हैं। देखो, जिस प्रकार से हमारा शरीर है अनेक असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक वरक है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, और इसी कारण से नेफ्रॉन को हम वरक की संरचनात्मक इकाई कह सकते हैं। और वरक के अंतर्गत जो कार्य होता है वो सभी कार्य नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। इस कारण नेफ्रॉन को वरक की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नेफ्रॉन को वरक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीट भी हुआ है कि वरक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। देखो, यहाँ पर हम बात करें, आप चित्र यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी हम छोटी से छोटी यूनिट निकाल करके देखें तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है? नेफ्रॉन दिखाई दे रही है। इसीलिए तो हमने कहा है कि वरक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। और इसी प्रकार से जब हमारे शरीर की छोटी से छोटी काट निकाल कर देखें तो हमें कोशिका नजर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेफ्रॉन की संरचना की। नेफ्रॉन की संरचना को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आ जाएगा मेलपिगी काय और दूसरा है स्रावी नलिका। पहला मेलपिगी काय और दूसरा स्रावी नलिकाएं। मेलपिगी काय को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं, पहला बोमन संपुट और दूसरा ग्लोमेरुलस। और इसी प्रकार से स्रावी नलिकाएं हैं, इनको हम चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग हो जाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसे हम पीसीटी या प्रोक्सिमल कोन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहा जाता है। दूसरा भाग हो जाएगा हेनले का लूप, इसे हम दो भागों में बांटते हैं आगे, एक हो जाएगा अवरोही भुजा और दूसरा हो जाएगा आरोही भुजा। इसके बाद में तीसरा भाग हो जाएगा डीसीटी या दूरस्थ कुंडलित नलिका, और चौथा फिर आ जाएगा संग्रह नलिका या इसे हम कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं। इस प्रकार से स्रावी नलिका चार भागों में बटी होती है। अब इन सभी को चित्र के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो येलो येलो नज़र आ रहा है, जो कि प्यालेनुमा संरचना होती है, जिसे हम बोमन संपुट कहते हैं। और इस बोमन संपुट की भित्ति में पोडोसाइट विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण ब्लड छन करके बोमन संपुट में आता है। इस बोमन संपुट के अंदर ग्लोमेरुलस धंसा हुआ पाया जाता है। इस ग्लोमेरुलस का निर्माण अभिवाही धमनिका के द्वारा किया जाता है। अभिवाही धमनिका रीनल आर्टरी की एक शाखा होती है, जो बोमन संपुट में आकर की बहुत सारी शाखाएं बना लेती है, जिसके कारण से ग्लोमेरुलस का निर्माण होता है। यानी कि ग्लोमेरुलस में रुधिर लाने का कार्य अभिवाही धमनिका के द्वारा किया जाता है, जबकि इस भाग से रुधिर को वापस ले जाने का कार्य अपवाही धमनिका करती है। इसके बाद में तीसरा भाग आता है पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये आपको जो मुड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये भाग क्या कहलाता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। इस भाग की जो भित्ति होती है उसमें घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन घनाकार उपकला कोशिकाओं पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, और ये जो सूक्ष्मांकुर होते हैं ये बहुत सारे मिलकर के ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं, और इसी ब्रूस बॉर्डर के कारण इस भाग की अवशोषणीय सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है।
इस कारण से इस भाग में अधिक मात्रा में अवशोषण की क्रिया होती है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि इस भाग में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और इन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वो बहुत अधिक होती है। इसका कारण ये है कि इस भाग में सक्रिय अवशोषण पाया जाता है और सक्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा इन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट भाग आता है वो आता है हेनले का लूप। ये वाला जो नीचे आपको यू आकार का नजर आ रहा है इस प्रकार से, ये कहलाता है हेनले का लूप। इसमें ये वाली भुजा कहलाएगी अवरोही भुजा और ये हो जाएगी आरोही भुजा। अवरोही भुजा है ये सल्की उपकला कोशिकाओं की बनी भित्ति होती है इसमें, जबकि आरोही भुजा की भित्ति होती है वो घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। अवरोही भुजा की भित्ति पतली होती है जबकि आरोही भुजा की भित्ति मोटी होती है। अवरोही भुजा है ये जल के लिए तो पारगम्य होती है जबकि लवणों के लिए अपारगम्य होती है। इसी प्रकार से आरोही भुजा है ये जल के लिए अपारगम्य होती है लेकिन लवणों के लिए पारगम्य होती है। इसके बाद में नेक्स्ट कुंडलित भाग आता है जिसे हम डीसीटी कहते हैं या दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसकी जो भित्ति होती है वो बनी तो घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है कि सूक्ष्मांकुर है वो नहीं पाए जाते हैं और इसी भाग में सबसे अधिक मात्रा में जल का अवशोषण होता है, यानी कि डीसीटी में जल का अवशोषण होता है। और लास्ट भाग आता है सीडी या जिसे हम संग्रह नलिका भी कहते हैं। इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारी वरक नलिकाएं आकर के खुलती हैं और बहुत सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर के एक प्रमुख संग्रह नलिका का निर्माण करती हैं जिसे हम बेलिनाई की वाहिनी कहते हैं। और ये इस प्रकार से बेलिनाई की वाहिनी वो आगे जाकर के फिर पेल्विस वाले भाग में खुल जाती है। पेल्विस वाला भाग जो होता है ये मूत्र वाहिनी का कीपाकार भाग होता है और मूत्र वाहिनी फिर मूत्राशय में खुल जाती है और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस चित्र को हमने अच्छे से समझ लिया। अब एक एक करके इन सभी के विषय में डिटेल से देखते हैं। बोमन कैप्सूल की बात करते हैं। बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट, यह एक प्यालेनुमा संरचना होती है जिसमें केशिका गुच्छ दसा हुआ रहता है, यानी कि प्यालेनुमा संरचना होती है और केशिका गुच्छ इसमें दसा हुआ पाया जाता है। बोमन संपुट की भित्ति द्विस्तरीय होती है तथा सल्की उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, यानी कि इनकी जो भित्ति होती है वो सल्की उपकला कोशिकाओं की बनी होती है और दो स्तर इसमें पाए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की पदाणु या पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो ये बोमन संपुट की जो भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति होती है, उसमें कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं? पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोडोसाइट के प्रवर्ध व रुधिर केशिकाओं की भित्तियां मिलकर ग्लोमेरुलस कला का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि पोडोसाइट की जो प्रवर्ध निकले रहते हैं वो और रुधिर केशिकाओं की भित्तियां है, ये दोनों मिलकर के ग्लोमेरुलस कला का निर्माण करती हैं। ग्लोमेरुलस कला में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम फेनेस्ट्रा भी कहते हैं और इन्हीं छिद्रों के कारण ये झिल्ली अधिक पारगम्य हो जाती है। पोडोसाइट के प्रवर्ध और रुधिर केशिकाओं की भित्तियां ये दोनों मिलकर के ग्लोमेरुलस कला का निर्माण करती है और ग्लोमेरुलस कला में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम फेनेस्ट्रा कहते हैं और इसी के कारण ये जो भित्ति होती है अधिक पारगम्य हो जाती है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है इस भित्ति का वो होता है रुधिर को छानना। तो एक बार इसको हम इस चित्र में समझ लेते हैं कि जो पोडोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये होती हैं पोडोसाइट कोशिकाएं जो कि इसी प्रकार से व्यवस्थित होती हैं और ये आपकी बोमन कैप्सूल की संरचना होगी जिसमें ये इफ्रेंट वेसल्स होगी, यानी कि आपकी अभिवाही धमनिका और ये अपवाही धमनिका हो गई। ये रुधिर इसके अंदर लेकर आती है। यहाँ पे पाई जाती हैं बहुत सारी पोडोसाइट कोशिकाएं और ये पोडोसाइट कोशिकाओं के बीच बीच में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं जिनसे रुधिर छन करके बोमन कैप्सूल में आता रहता है। नेक्स्ट दूसरा भाग आता है केशिका गुच्छ या इसे हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। बोमन संपुट की गुहा में केशिका गुच्छ पाया जाता है, यानी कि पीछे हमने चित्र में भी देखा है कि बोमन संपुट की गुहा होती है उसमें ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ दसा हुआ पाया जाता है। वरक धमनी की अभिवाही धमनिका केशिका गुच्छ में रुधिर लाती है तथा अपवाही धमनिका रुधिर बाहर ले जाती है।
यहाँ पे इस चित्र में भी देख सकते हैं कि यह आपकी अभिवाही धमनिका हो जाएगी, ये इसमें रुधिर लेकर के आती है और यहाँ से वापस रुधिर को ले जाने का कार्य अपवाही धमनिका के द्वारा किया जाता है। अभिवाही धमनिका विभिन्न शाखाओं में विभक्त होकर के केशिका गुच्छ का निर्माण करती है। ये जो अभिवाही धमनिका होती है ये बोमन संपुट की जो गुहा होती है इसमें विभिन्न शाखाएं बना लेती है और शाखाएं बना करके केशिका गुच्छ का निर्माण करती है। अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, यानी कि अभिवाही धमनिका का व्यास क्या होगा, अधिक होगा अपवाही धमनिका से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन कोशिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम की बनी होती है। इसकी भित्ति में 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम के छिद्र पाए जाते हैं, यानी इनकी जो भित्ति होती है वो तो एंडोथीलियम की बनी होती है और इनकी भित्ति में जो एंडोथीलियम की बनी हुई भित्ति है उसमें 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम के छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुधिर केशिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम व बोमन संपुट की एपिथीलियम मिलकर के निस्सेंद स्तर का निर्माण करते हैं। यह आपकी 12th क्लास की बायोलॉजी की बोर्ड के एग्जाम में उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निस्सेंद स्तर का निर्माण किससे होता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि रुधिर केशिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम व बोमन संपुट की एपिथीलियम ये दोनों मिलकर के निस्सेंद स्तर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा जो हमारा भाग आता है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका या जिसे हम पीसीटी भी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। लंबी मोटी कुंडलित नलिका होती है, यानी कि पीसीटी जो है ये लंबी होती है, मोटी व कुंडलित नलिका होती है। इसका अग्रभाग बोमन संपुट से जुड़ा होता है, जो कि हमने चित्र में भी देखा था। आगे वाला भाग है वो बोमन संपुट से जुड़ा हुआ होता है, जबकि पश्च भाग है वो हेनले के लूप की जो अवरोही भुजा है उसमें खुलता है। इसकी भित्ति में घनाकार उपकला कोशिकाओं, यानी कि इसकी जो भित्ति होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका की वो घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है और इन कोशिकाओं पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर मिलकर के ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं और इन ब्रूस बॉर्डर के कारण क्या हो जाता है, इन ब्रूस बॉर्डर के कारण इस भाग में अवशोषणीय तल का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में अधिक मात्रा में आवश्यक पदार्थों का अवशोषण हो सके। पीसीटी की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है क्योंकि इस भाग में सक्रिय अवशोषण की क्रिया होती है जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि सामान्यतः अवशोषण की दो प्रकार की क्रिया होती है, एक तो निष्क्रिय एक सक्रिय। सक्रिय अवशोषण की क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये सक्रिय अवशोषण की क्रिया समीपस्थ कुंडलित नलिका में पाई जाती है। इसकी भित्ति की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। इसका कारण यह है कि सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा का निर्माण इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, केशिका गुच्छ निस्सेंद का 2/3 भाग का पुनः अवशोषण करता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो बोमन कैप्सूल से छन करके भाग आता है उसका 2/3 भाग है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका में ही पुनः अवशोषित हो जाता है। कहने का मतलब है कि केशिका गुच्छ निस्सेंद का 2/3 भाग का अवशोषण जो पुनः अवशोषण होता है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। नेक्स्ट है फोर्थ, हेनले का लूप। ये जो नलिकाकार भाग है उसका मध्य का भाग होता है, वरक नलिका के मध्य का भाग होता है तथा समीपस्थ कुंडलित नलिका के पीछे यू आकार का नलिकाकार भाग होता है, यानी कि वरक नलिका के मध्य का भाग होता है। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी हो जाएगी पीसीटी हो जाएगी और यहाँ पे डीसीटी हो जाएगी। तो इस नलिकाकार भाग के मध्य में उपस्थित होता है और यू आकार की रचना होती है। यह दो भुजाओं में विभक्त होता है, पहली अवरोही और पहली अवरोही हो जाएगी यानी कि डिसेंडिंग, दूसरी आरोही हो जाएगी यानी कि असेंडिंग। अवरोही भुजा की बात करें तो पीसीटी इसी भाग में आकर के खुलती है, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका वो अवरोही भाग में खुलती है। इसकी भित्ति पतली होती है तथा सल की उपकला से आश्रित रहती है। अवरोही भुजा की भित्ति है वो बहुत ही पतली होती है और इसकी भित्ति में सल की उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
यह भाग जल के लिए पारगम्य होता है तथा लवणों के लिए अपारगम्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि अवरोही भुजा का मुख्य अवरोही भुजा वो किसके लिए पारगम्य होती है या इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो यह भाग जल के लिए पारगम्य होती है, यानी कि जल का पुनः अवशोषण करती है, तथा लवणों के लिए अपारगम्य होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरोही भुजा की। आरोही भुजा या असेंडिंग लिम्ब, यह भुजा दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है, यानी कि इसके आगे है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका है उसमें खुलती है, जबकि पीछे की ओर अवरोही भुजा होती है। इसकी भित्ति मोटी होती है तथा घनाकार उपकला से आस्तरित रहती है। हमने अवरोही भुजा की बात की जिसकी भित्ति किससे बनी होती है, सल की उपकला स्तर से बनी होती है, जबकि आरोही भुजा की जो भित्ति होती है वो घनाकार उपकला से आस्तरित रहती है। यह भाग जल के लिए अपारगम्य होता है तथा लवणों के लिए पारगम्य होता है, यानी कि आरोही भुजा है ये जल के लिए तो पारगम्य होती है और लवणों के लिए अपारगम्य होती है। बहुत बार जो बोर्ड के एग्जाम है उनमें इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। अवरोही भुजा है जिसकी भित्ति पतली होती है और सल की उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। अवरोही भुजा जल के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है, जबकि लवणों के लिए अपारगम्य होती है। जबकि आरोही भुजा इसकी विपरीत होती है, इसकी भित्ति मोटी होती है, घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती है, जल के लिए अपारगम्य जबकि लवणों के लिए पारगम्य होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका या डीसीटी, जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका में आरोही भुजा आकर के खुलती है और दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे संग्रह नलिका में खुलती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। देखो हमारी जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है उसकी भित्ति भी घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वह भी हम आगे देखेंगे। दूरस्थ कुंडलित नलिका वरक के वलकुट भाग में स्थित होती है। इस भाग में जल का पुनः अवशोषण होता है। देखो वरक के दो भाग पढ़े हमने, एक तो होता है मध्यांश और एक पढ़ा बाहरी भाग कोर्टेक्स या जिसे हम वलकुट कहते हैं। तो कोर्टेक्स भाग में आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। इसके अलावा समीपस्थ कुंडलित नलिका कोर्टेक्स भाग में होती है। बोमन कैप्सूल कोर्टेक्स भाग में होता है और ग्लोमेरुलस भी कोर्टेक्स भाग में होता है। जबकि मध्यांश में आपकी संग्रह नलिका पाई जाती है और जो हेनले का लूप होता है वो मध्यांश में होता है। तो इनको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना। ये छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका वरक के कौन से भाग में पाई जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, कोर्टेक्स। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में किसका अवशोषण होता है, जल का पुनः अवशोषण होता है। और ये क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है कि जल का पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के किस भाग में होता है, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है। इसके बाद में बात करें तो दूरस्थ कुंडलित नलिका और समीपस्थ कुंडलित नलिका में अंतर क्या होता है। देखो ये भित्ति में ये तो समानता होती है, घनाकार उपकला कोशिकाएं समीपस्थ कुंडलित नलिका में पाई जाती है और यही दूरस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति में घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि इनमें सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं, जबकि समीपस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बात करते हैं लास्ट जो नेफ्रॉन का भाग होता है वो है संग्रह नलिका। संग्रह नलिका या कलेक्टिंग डक्ट भी इसे कहते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका इसी भाग में आकर के खुलती है। प्रत्येक संग्रह नलिका में कई वरक नलिकाएं आकर के खुलती हैं, यानी कि ये संग्रह नलिका इस प्रकार से होती है। तो इसमें बहुत सारी संग्रह नलिका आकर के इस प्रकार से खुलती हैं, जो कि आपने चित्र में भी समझा होगा इस चीज़ को। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक संग्रह नलिका में बहुत सारी वरक नलिकाएं आकर के खुलती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है संग्रह नलिका में कि अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर के एक प्रमुख संग्रह नलिका का निर्माण करती है, जिसे बेलिनाए की वाहिनी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया और बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाता है कि बेलिनाए की वाहिनी किसे कहते हैं, कि अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर के एक प्रमुख नलिका का निर्माण करती हैं, जिसे बेलिनाए की वाहिनी कहा जाता है। ये नलिकाएं वरक श्रोणी या पेलविष भाग में खुलती है, यानी कि ये जितनी भी संग्रह नलिकाएं हैं ये आकर के वरक श्रोणी या पेलविष वाले भाग में खुलती है। और पेलविष मूत्र वाहिनी का कीपनुमा भाग होता है। पेलविष किसका भाग होता है, मूत्र वाहिनी का,
यानी कि जिस प्रकार से हमने वरक की संरचना देखी थी इस प्रकार, तो ये यहाँ से क्या होता है, ये मूत्रवाहिनी होगी। तो ये मूत्रवाहिनी का जो आगे वाला जो भाग होता है ये कहलाता पेल्विस। तो इसी पेल्विस वाले भाग में है वो संग्रह नलिका आकर के खुलती हैं। इसके बाद में हम बात करें आगे, संग्रह नलिका वरक की पिरामिड में स्थित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। संग्रह नलिका वैसे तो बात करें तो ये मध्यांश में होती है, और फिर भी ऐसा पूछ लिया जाए, मध्यांश के अंदर भी पूछ लिया जाए तो कहाँ होती है, वरक के पिरामिड में स्थित होती है संग्रह नलिका। इसकी भित्ति जो होती है, संग्रह नलिका की भित्ति ग्रंथिल उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, यानी कि इसकी भित्ति में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। संग्रह नलिका की भित्ति ग्रंथिल उपकला कोशिकाओं की बनी। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने नेफ्रॉन की संरचना को अच्छे से समझा है, और इस टॉपिक से आपके 1 या 2 क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ भी जाते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। और 12th क्लास की जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा नेफ्रॉन की क्रियाविधि या फिर मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है उससे संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।